रात के सफर में शुरू हुई एक डरावनी कहानी, एक बसवाले की चेतावनी और एक गांव कौशलपुर जो कभी खुशियों से भरा था लेकिन अब वीरान है। जहां एक जमींदार की हवस ने हरिया और उसकी पत्नी की जान ले ली और अधूरी आत्माएं अमावस की रात वापस लौट आईं। बसवाले ने कहा था, अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ी कहानी सुनाई है, असली डर तो अभी बाकी है। और अब जब अनिल और उसका परिवार उसी गांव की ओर बढ़ रहे हैं तो सवाल सिर्फ एक है, क्या वे उस रात से जिंदा लौट पाएंगे या अमावस की डाकिनी फिर से अपना शिकार चुनेगी। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर इसका पहला भाग समाप्त हुआ था। चलो, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए और कहानी का नाम भी रखा गया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। जमींदार के सेवकों ने रमीला के शव को पुरानी हवेली में फेंक तो दिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है वे वापस जरूर आते हैं। अगले ही दिन जमींदार ने हरिया की जमीन हड़प ली। कुछ लोगों ने पूछा कि हरिया और उसकी पत्नी कहाँ हैं। वो लोग तो मुझे ये जमीन बेचते ही गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों को जमींदार पर शक तो हुआ, पर वे लोग जमींदार की शक्ति को देखकर कुछ नहीं कर पाए और वहां से चले गए। मैंने कहा था कि जमीन दे दो, पर नहीं। रात का समय था। जमींदार अपने घर में था और बाहर के नजारे देख रहा था। तभी उसने देखा कोई औरत उसके घर के बाहर खड़ी है और उसे ही घूर रही है। उसने कहा, कौन है? कौन है जो इतनी रात को मेरी हवेली के दरवाजे पर खड़ी है? पर उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब जमींदार गुस्सा करके बोला, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, मेरी हवेली के दरवाजे पर कौन है? पर फिर भी उधर से कोई आवाज नहीं आई। अब जमींदार गुस्से में भरकर नौकरों से कहा कि जो कोई मेरी हवेली के दरवाजे पर खड़ी है उसे पकड़कर यहां लाओ। नौकर जमींदार की आज्ञा पाकर उसे पकड़ने चले। जमींदार कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब नौकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो सबकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके सामने वो खड़ी थी जिसको जमींदार ने मारकर पुरानी हवेली में फेंकवा दिया था। नौकरों ने डरते हुए कहा, तुम? हाँ, मैं क्यों? मुझे देख के तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा? इतना कहकर रमीला उन लोगों के देखते ही देखते डायन में बदल गई। ये देखते ही वे लोग डर के मारे भाग भी नहीं पाए। धीरे धीरे वहां कोहरा भरने लगा और चीख के साथ वो सारे गायब हो गए। चीख सुनकर जमींदार झट से उठा। उसने आवाज लगाई कि ये आवाज किसकी थी? पर किसी का जवाब ही नहीं मिला। फिर जमींदार हवेली के नीचे आया। उसने बहुत आवाज लगाई, पर कोई उसे दिखाई और ना कोई आवाज ही आया। धीरे धीरे हवेली में कोहरा भरने लगा। अब जमींदार भी डरने लगा। उसने डरते डरते कहा, कौन है जो ये कर रहा है? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। ये मैं कर रही हूँ जमींदार, मुझे पहचाना? ये आवाज सुनते ही मानो जमींदार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो।
तभी जमींदार ने देखा कि उसके सामने वही औरत रमिला खड़ी थी और उसके बगल में जमींदार के सेवक मरे पड़े थे। तभी रमिला जमींदार के देखते देखते ही डायन में बदल गई और बोली, अब बता, जिंदा कौन बचेगा और कौन मरेगा? हंसते हंसते वो रुक गई और जमींदार की ओर बढ़ी। जमींदार हिल तक नहीं पा रहा था। अचानक उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सब शांत हो गया। जब उसने आंख खोली तो वहां कुछ नहीं था, न चुड़ैल न सेवकों का शव। जमींदार पूरी तरह हैरान हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी फिर से वहां वही कोहरा छाने लगा। और वो जगह जमींदार के देखते देखते ही हरिया के खेत में बदल गई। जमींदार डर गया और उसने देखा उसकी आंखों के सामने वो डायन थी। वहां उसके मरे हुए सेवकों के शव थे। फिर वो गायब हो गए और डायन ने उसे उठा लिया। और ऊपर ले जाकर उसे छोड़ दिया। जमींदार जमीन पर धड़ाम से गिरा। उसे बहुत चोट लगी, पर वो चिल्ला नहीं पाया। डायन ने फिर से कोहरा किया। और वो जगह उसी पुरानी खेती में बदल गई जहां रमिला को जमींदार ने फिंकवाया था। डायन हंसने लगी। कोहरा बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते जमींदार उसमें खो सा गया। उस कोहरे में केवल डायन की हंसी ही सुनाई दे रही थी, जो बेहद डरावनी थी। अगली सुबह लोगों को जमींदार का शव घड़िया की जमीन पर मिला। लोग जान गए कि जमींदार को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। पर रमिला शांत नहीं हुई। अब हर रोज कुछ न कुछ घटना गांव में होने लगी। बस इतनी ही कहानी जानता हूं। हम तीनों के मन में डर का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। इतना कहकर वो बसवाला वहां से चला गया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, कोई मुड़कर नहीं देखना। पिताजी की बात सुनकर मैं और माँ पिताजी के पास आ गए और हम सब दादा के घर जाने के लिए चले। थोड़ा दूर चले ही थे कि हमारे कानों में एक आवाज आई। रमेश आ गए। ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। इतना कहकर वो पीछे मुड़ने ही वाले थे कि तभी ये आप क्या कर रहे हैं? भूल गए कि बसवाले ने क्या कहा था? अपनी पत्नी की बात सुन के और बसवाले की बात याद करके वो रुक गए। तभी आवाज आई। क्यों बेटा, मुझसे कोई गलती हो गई है जो तू मुझसे गुस्सा हो? ओ अच्छा, शहर के संस्कार तुम पर भी पड़ गए हैं, इसलिए तुम मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। इतना कहकर वो आवाज रुक गई। हम सब वहां से भागे। कुछ दूर आने के बाद वो कोहरा गायब हो गया। हम रुक गए। मेरी नजर सामने एक पेड़ पर टिक गई। पेड़ से किसी औरत की लाश लटकी हुई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी पेड़ से लटकी औरत ने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखने लगी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान मानो ऐसी थी मानो वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं माँ और पिताजी को बताना चाहता था,
लेकिन डर के कारण मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकाल रही थी। तभी अचानक मुझे बस ड्राइवर जो भजन गुनगुना रहा था उसकी याद आई। मैंने हिम्मत करके डरते हुए चिल्लाकर कहा, माँ, पिताजी, देखिए, पेड़ पर किसी की लाश है। मैं बस उनसे इतना ही कह पाया आगे कि बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ कुछ नहीं है बेटा। तभी फिर से धुंध छा गई। मुझे लगा माँ का हाथ ढीला पड़ गया। मैं पीछे देखने ही वाला था, पीछे मत देखना बेटा। उसी पल हमारे सामने से एक काला साया गुजर गया और दूर से डरावनी हंसी गूंज उठी। हम जान बचाकर भागे। कुछ दूर जाकर धुंध छटी। हमारे सामने ही एक कुटिया थी। वहां से एक बूढ़ी औरत निकले और एक जवान लड़का। बूढ़ी औरत ने पूछा, अरे बेटा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस गांव की कहानी के बारे में पता नहीं है? हाँ, हमें पता है। तो इतनी रात में यहाँ मरने आए हो क्या? नहीं दादी जी, मैं अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। रात में? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जान भी जा सकती है। वो जब मैं यहाँ आ गया था तब ड्राइवर काका ने मुझे इस गांव की कहानी बताई थी। अब हमारे पास गांव जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं रहने की जगह ही नहीं है ताकि हम वहाँ रहकर रात बिता सकें। तुम लोग इस समय उस गांव में जाओगे? हाँ, क्या हुआ? बूढ़ी औरत पूरी तरह डर गई और उसने डरते डरते कहा, बेटा, क्यों अपनी मृत्यु को गले से लगाना चाहता है? अपनी न तो अपने परिवार का तो सोच। रात में तो वह डायन उस गांव में घूमते रहती है और जो उसे दिखता है उसे अपने साथ ले जाती है। अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। तुमने मुझे अपनी दादी कहा है, इसलिए कह रही हूँ, अभी वहाँ मत जाओ, जान का खतरा है। हम सब उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सहम गए। पिताजी ने कहा, तो हम कहाँ रुके? यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम और तुम्हारा परिवार मेरे इस टूटे फूटे घर में रह सकते हो। यदि आपको कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। बूढ़ी औरत के मुख पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। ये आपका पोता है क्या दादी जी? हाँ, सही अनुमान लगाया। इसका नाम रमेश है। रमेश की उम्र लगभग मेरे बराबर थी। मैंने रमेश से कहा, नमस्ते रमेश, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ और दादी जी की सेवा करता हूँ। ज़्यादा बातें मत करो, जल्दी से घर के अंदर चलो, वरना अगर वो कोहरा आ गया तो डायन अपना माया जाल रचना शुरू कर देगी। चलो चलो। बूढ़ी औरत की बात सुन के हम सब उनके घर के अंदर गए। लगता है काफ़ी दूर से आए हो, वो भी बरसों बाद। थोड़ा जल पी लो और नाश्ता करके सो जाओ, ताकि सुबह होते ही गांव के लिए निकल सको। आपको इतनी तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तकलीफ कैसी? क्या दादी अपने पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो हम नाश्ता करके ही आए हैं, इसलिए कह रहा था। तो ठीक है, जल पी लो। जाओ रमेश, इन सब के लिए जल ले आओ। रमेश पास के घड़े से हम तीनों के लिए पानी भरकर लाया। हम तीनों ने पानी पी लिया। रमेश, इन तीनों को उस कमरे में ले जाओ। यदि हम उस कमरे में सो जाएंगे तो आप और रमेश कहाँ सोएंगे? मैं खटिया पर सो जाऊंगी और रमेश नीचे सो जाएगा। नहीं नहीं, आप हमसे बड़ी हैं और मेरा संस्कार ये नहीं कहता कि खुद पलंग पर सोऊं और अपने बड़ों को खटिया पर सोने दूं। आप पलंग पर सोइए,
हम यहाँ सो जाएंगे। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, पर उन्होंने क्या तुम्हें यह नहीं बताया कि अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए? यदि सिखाया है तो जाओ, जाकर कमरे में सो जाओ। ठीक है दादी जी। पिताजी के इतना कहने के बाद हम तीनों रमेश के साथ उस कमरे में आए। रमेश हमें कमरे में पहुंचाकर वहां से चला गया। जब वो अपनी दादी के पास आया तो अचानक उन दोनों के मुख पर एक डरावनी मुस्कान उभर पड़ी। उधर इन बातों से अनजान कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम बेखबर होकर सो रहे थे। यार, तेरी ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत भयानक बनती जा रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। डर के मारे मेरा पूरा शरीर थर्रा रहा है। पर आगे की कहानी सुनने की जिज्ञासा भी मेरे मन में जाग रही है। अभी तो कहानी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है और तुम्हारा हालत कहानी के शुरू होने से पहले ही खराब हो रही है। क्या अभी कहानी पूरी तरह शुरू तक नहीं हुई है? ऐसा कहकर तुम मेरे मन में और जिज्ञासा जगा रहे हो और साथ साथ और डरा भी रहे हो। अभी तक जो तुम मुझे कहानी सुना रहे थे वह शुरुआत नहीं थी। तुम सही सोच रहे हो। वो तो बस मेरे जीवन की कहानी का पहला पन्ना था, और जो अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो दूसरा पन्ना होगा, जिसमें पता चलेगा। रुक जाओ, आगे मत बताओ। क्या हुआ? कहीं इस पहले पन्ने में ही तुम्हारा हालत खराब तो नहीं हो गया? तुम सही कह रहे हो, पर मेरा मतलब था कि आगे की बात ऐसे ही मत बताओ। जैसे कहानी चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। तुम बीच में ही बता दोगे और कहीं मेरा हालत खराब हो गया तो मैं आगे की कहानी नहीं सुन पाऊंगा। डर के मारे वापस घर भाग जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको भाग 2 कैसा लगा? और हाँ, यदि आपने इस कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर देख लो। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी का तीसरा भाग भी आने वाला है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें और डरावनी कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यदि इस कहानी ने आपको डरा दिया है और आगे की कहानी को देखने के लिए आपके मन में जिज्ञासा जगा दी है, तो कमेंट में जिज्ञासा, डर और डर का इमोजी भेजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें अब आपको और डरना है।